माजी बाबा तेको सभी को प्यार प्यारी पार्टी सभी को जोहार नमस्कार। साथियों, क्योंकि यह बातें समाज की ओर से जो बातें चल रही है, हो मुंडा उड़ाओ, हमने अपनी भाषाओं से कहा, लेकिन यह लड़ाई उन जातियों से है जो आपके पूर्वजों को अंग्रेजों के शासन काल से पहले, जिसके पूर्वजों ने आपके पूर्वजों के साथ युद्ध किया था, आप उस वंश के लोग हैं जो आपको अपना इतिहास नहीं मालूम। आज उसी के वंशज पुनः आपके साथ, इस वंशज के साथ कानून का सहारा लेके आपके साथ युद्ध कर रहा है। क्योंकि यह युद्ध इसीलिए मैं कहता हूं, जब जल जंगल जमीन की बात होती है तो महाभारत में पौराणिक कथाओं के अनुसार सुई का एक नोक के बराबर आपको जमीन नहीं देंगे। युद्ध महाभारत का हुआ। और आज के समय में आप तमाम आदिवासी जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत मुंडा वंश के लोग हैं, द्राविड़ भाषा अंतर्गत द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कुड़ुक भाषा के अंतर्गत उरांव समुदाय के अंतर्गत जो आते हैं, वो द्राविडियन भाषा परिवार का आदिवासी है। और चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, इसमें जो लोग रहते हैं, ये मंगोलाइट तिब्बती भाषा परिवार के अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं। ये भारत के 3 समुदाय अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जिसके पूर्वजों ने जंगलों को काटा, जमीनों को बनाया और गांव को बसाया, उसके बाद खेती करने सीखा। हम हंटर और गैदरर हैं। हमने पहाड़ों में काटकर अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को विस्तृत किया और जंगलों से आकर पाषाण काल, महापाषाण काल, धातु युग के बाद हमने सीखा, लोहा को गलाने हमने सीखा और एक सभ्य समाज का निर्माण हमने किया। और सभ्य समाज के बाद जो इंडो आर्यन भाषा परिवार आता है, जो 3000 ईसा पूर्व के बाद इस देश पर, इस भारत पर इंद्र के नेतृत्व में जो आज कहलाता है इंद्रप्रस्थ, उसका नेतृत्व में जो ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़ और मंगोलाइट भाषा समूह आदिवासियों पर युद्ध करता है और हमारा कुछ समुदाय को गुलाम बनाता है, कहलाता है शूद्र। उस समुदाय से आज हम लड़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो कुर्मी वंश है, यह कुर्मी वंश केवल अपने क्षत्रिय समाज का केवल अपमान नहीं कर रहा है, अपना इतिहास को भी कलंकित कर रहा है, केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार कुरुवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश आता है और इसी के अंतर्गत में पौराणिक कथाओं के अनुसार से विष्णु के कई अवतार होते हैं। मत्स्य अवतार से लेकर कच्छप अवतार, कच्छप अवतार से परशुराम अवतार, परशुराम अंतर से राम अवतार भी आता है। उसी के अंतर्गत उनके पुत्र लव और कुश होते हैं। और कश्यप ऋषि का अंतर्गत कच्छप अवतार आता है, कुर्म अवतार आता है और इसी कुर्म अवतार से जोड़ा जाता है कुर्म वंश, आपका क्षत्रिय कुर्मी आता है। लेकिन सत्ता के लालच में, इस संविधान को नहीं मानने के लिए, वही कुर्म अवतार आज अपने आप को क्षत्रिय, जिन्होंने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र क्षेत्र से युद्ध किया था मुगलों के खिलाफ, साहू जी महाराज, इन्हीं के कार्यक्रम में जब इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश होते हुए मुगलों पर आक्रमण किया और इसी क्रम में छोटनागपुर आता है ये कुर्मी वंश। वहां कापू, कुर्मी, कुनवी, चौधरी, पटेल, सैंधिया, सारे के सारे कुरु वंश के वंशज हैं। लेकिन सत्ता के इस लालच में अपना उस इतिहास को भी भूल गया।
जिसके वंशजों को चंडाल कहा गया है, जिसके वंशजों को, जिसके पूर्वजों को ऋग्वेद काल में राक्षस, दैत्य, दानव, असुर कहा गया है, आज उस वंश में ये लोग जुड़ना चाहता है। आप तो क्षत्रिय वंश है, मनुस्मृति आधारित धर्मशास्त्र चातुवर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप वैश्य समुदाय है, आप उस वंश के अंतर्गत आते हैं, उसी वैश्य समुदाय का कृषक जाति के अंतर्गत आते हैं। और यही कृषक जाति जब क्षत्रियों के साथ मिला और मुगलों के साथ युद्ध किया, तो यह कृषक जाति ने सेना में भर्ती करके अपने आप को क्षत्रिय समाज कहलाया और 1925-26 आसपास में क्षत्रिय कुर्मी महासभा का गठन करता है। मैं पूछना चाहता हूं इसी माध्यम से आपको कुछ एविडेंस दिखाना चाहता हूं। आप यदि चाहे मुंडा मन की संत माझी बाबा, आप यदि चाहे तो ये तुरंत ही कुर्मियों का इतिहास को आप सच्चाई में बदल सकते हैं। ये जो कहता है 1913 में हम अनुसूचित जनजाति में शामिल थे, कभी भी अनुसूचित जनजातियों का सूचीकरण अनुसूचित ट्राइबल के रूप में कभी नहीं हुआ 1950 से पहले। भारत के संविधान में 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मसौदा के परिणाम स्वरूप जब यह संविधान बना, तो 1950 में राष्ट्रपति का आदेश के द्वारा इसमें 1950 के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का निर्धारण होता है। उससे पहले कभी नहीं हुआ। जो ये तथाकथित जो कुर्मी जाति के लोग हैं, महतो के जो वकील हैं, ये केवल साजिश कर रहा है। और वो भी किससे साजिश कर रहा है? जो झारखंड छोटनागपुर संथाल प्रगना में जो हमारे साथ रहा, जो खुटखटी रैयत कभी नहीं था, लेकिन मुगलों के आक्रमण से डर करके जो हमारे साथ रहा, अपना जीवन बचाने के लिए हमने उन्हें जमीन ही दी खेती करने के लिए। जिस प्रकार आज हम अपने गोप को देते हैं, लोहार को देते हैं, तेली को देते हैं, उस समय भी लोग वैसा ही आया था, वही लोग हैं। इसीलिए उसका कभी भी खुटखटी रैयत के रूप में खतियान में दर्ज नहीं है। रीसेटलमेंट ऑफ द कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट 1913 का खतियान, सर्वे सेटलमेंट। इस सर्वे सेटलमेंट में 26 पीढ़ हैं, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट। उस कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट में गोइलकरा पीढ़ में 22 खुटखट्टी गांव है, लेकिन उसमें एक कुर्मी गांव है, लेकिन खुटखट्टी नहीं है। यह एविडेंस कहता है। गुमला पीढ़ में जहां 98 गांव है, वहां पर 9 गांव कुर्मियों का है, लेकिन गैर खुटखट्टी गांव है। हम खुटखट्टी गांव हैं। खुटखट्टी वो जिन्होंने जंगलों को काटा, पहाड़ों को काटा, जमीनों को बनाया, गांव को बसाया और मानकी मुंडा माझी बाबा के नाम पर एक ग्राम स्वशासन व्यवस्था को स्थापित किया, उसका वंशज है। कुर्मियों का कौन सा स्वशासन व्यवस्था है? ये बाहरी तत्व हैं। 1950 के बाद जहां जहां फैक्ट्री लगा, जहां जहां नगर पालिका बसा, उस क्षेत्र में आया। और वही कुर्मी हमारे साथ जो भोले भाले, हमारे साथ जो महतो रहते हैं बहुत समय से, आज वही टाउन में आए हुए बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से जो कुर्मी आए हैं उस समय का क्षत्रिय वंश, इन लोगों को भड़काया और भड़का रहा है केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। वही लोग बाद में नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग, चाहे चौरासिया बोलिए या पटेल बोलिए या चौधरी बोलिए या यादव बोलिए, ये बाहर के लोग यहां के मातो जो कुर्मी है, जो कुर्मी है, जो 1950 से पहले से रहते थे, 1913 से पहले से रहते थे हमारे जमीनों पर, उसको भड़का रहा है ताकि उन्हें भड़का करके नेता बन सके। जयराम मातो तो मोहरा बन गया। अगर खुटखटी रैयत था
तो खुटखटी रैयतों का अधिकार के लिए लड़ना था, आपने कुर्मियों को बुला दिया बिहार, बंगाल, उड़ीसा से, वो फायदा ले रहा है। इसको समझना चाहिए। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं आप सबों को, क्योंकि ये बातें आपको जाननी होगी कि संविधान का किसी भी अनुच्छेद में यदि आप अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होना चाहते हैं तो 342 आर्टिकल्स है, लेकिन इसमें किसी भी परिस्थिति में इस आर्टिकल्स में, इस अनुच्छेद में ओबीसी समुदाय में यदि कोई सूचीबद्ध है या एससी समुदाय में कोई सूचीबद्ध है या जनरल में कोई सूचीबद्ध है, उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का कोई प्रावधान इस अनुच्छेद में नहीं है। इसमें वही व्याख्या है जो 1950 को राष्ट्रपति के द्वारा आदेश के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया भारत में। उसी में से यदि कोई किसी राज्य में छूट गया है, उसी जनजाति समुदायों के, जनजाति लोगों को, उसके समूहों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की व्याख्या है, ना कि ओबीसी को डाल करके अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का व्याख्या है, इसमें नहीं है। और ये लोग कहता है कि हम प्राचीन काल से 1950 के बाद से हम लड़ रहे हैं। कौन कौन वकील सब है, कौन कौन समाज के लोग हैं, बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझता है। कालकेकर समिति जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, कलेलकर समिति 1953 में ओबीसी समुदाय को सूचीबद्ध करने के लिए कमेटी बना था और 1955 में सूचीबद्ध हुआ ओबीसी समुदाय। यदि वो जो लड़ने वाला या वकील है उसको पूछिए या आंदोलनकारियों को पूछिए, शैलेंद्र महतो को पूछिए, जो भी आदिवासी के साथ साथ मूलवासियों को, जो कुर्मियों को भड़का रहा, उससे पूछिए महतो समुदाय कि 1950 में, 1943 में, 53 में कलेलकर समिति का गठन हुआ ओबीसी का निर्धारण करने के लिए, तो आपके विनोद बिहारी महतो से लेके बाकी लोगों ने कहां डाला उस समय ऑब्जेक्शन कि हमको ओबीसी समुदाय में नहीं रहना है। 1950 में जो निर्धारण हुआ एसटी में, हमको वहां सूचीबद्ध करना है। आपने विरोध नहीं किया 1953 में? 1953 में विरोध क्यों नहीं किया ये लोग? दूसरा समुदाय आता है 1976, अनुसूचित जनजातियों का फिर निर्धारण होता है इस संविधान के अनुसार। उसमें जो छूटे गए थे हम आदिवासियों का, उन राज्यों में फिर उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है 1976। तो 1976 में वो जो कुर्मी आंदोलनकारी लोग हैं, उसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? 1976 को सुप्रीम कोर्ट में काहे नहीं केस किया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बोला कि हम पिछड़ी जाति के अंतर्गत में नहीं आएंगे, हम एसटी में शामिल करो? उसका दस्तावेज कहां है? वो कुर्मियों का दस्तावेज, जिन्होंने, यदि वो कहता है कि हम विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने का एफिडेविट कहां है राष्ट्रपति के पास में? आप विरोध कर रहे थे, ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण देने के लिए वो लोग विरोध कर रहा था। उसके बाद आता है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बीपी के समय में, मंडल कमीशन में भी अपने आप को कुर्मी के अंतर्गत रखा। उस समय मंडल कमीशन का उन्होंने बहिष्कार क्यों नहीं किया और कुर्मी को हमें एसटी में शामिल करने का क्यों आंदोलन नहीं किया? हमारे साथ भोले वाले गांव के जो कुर्मी है उनको भड़का रहा है टाउन से आने वाले जो नगर पालिका में जो कुर्मी रहता है। ये बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े भूमाफिया, ये लोग जो पैसों पर करोड़पति अरबपति बड़े बड़े हैं, यही भोले वाले आदिवासी के साथ जो तेली रहता है, आदिवासी के साथ जो साहू रहता है, कमर रहता है, ये लोगों को भड़का रहा है ओबीसी, BC1 BC2 से। यदि वो BC2 में आता है कुर्मी वंश, तो आपने उस समय 1950 के बाद, 1976 के बाद आपने आंदोलन क्यों किया? क्यों नहीं किया? आप BC2
टू का शामिल करते हो और आज बोलते हैं आदिवासी हम हैं। यानी ये अगर आज हम विरोध करते, जिस प्रकार कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के रूप में विरोध हुआ था, देशद्रोह हुआ था हमारे समाज के लोगों को, इस प्रकार का ये विरोध करने से भी नहीं होता है, क्योंकि ऊपर में उनको संरक्षण मिलता है। ये उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो जातीयता, सांप्रदायिकता, भेदभाव पर आधारित है, जो राजतंत्र समर्थक हैं, उसका संरक्षण में ही काम करता है, मनुस्मृति पर काम करता है। साथियों, आज ये लड़ाई संविधान की है, कानून की लड़ाई, और इस कानून में संविधान सर्वोपरि है, नेता सर्वोपरि नहीं है। यदि साइन किया आपके विधायकों ने तो आप उसको जवाब तलब कीजिए, क्योंकि यह एविडेंस यह कहता है, गांव गांव में आप जाइए, मुंडा से बोलिए आपके पास जमाबंदी है। रांची साइड में 1902 से लेकर 1910 के बीच में सर्वे सेटलमेंट हुआ। मानभूम में, बोकारो में भी सर्वे सेटलमेंट हुआ, हजारीबाग में भी सर्वे सेटलमेंट हुआ, गुमला में भी सर्वे सेटलमेंट हुआ। 1912-13 में आप खोजिए, आपको यह खुटखट्टी रैयत कुर्मी नहीं मिलेगा। कुर्मी मिलेगा लेकिन खुटखट्टी नहीं। आज जयराम महतो से लेकर सुदेश महतो अपने समाज को किस हंसिये पे डालेगा खुद नहीं जानता है। 1928 के बाद में महाराष्ट्र से जो टीम आया और यहां छोटनागपुर में आकर यहां के कुर्मियों को, जो कुर्मी वंश का था, कुनवी का वंश है, यहां के लोग उनको भड़का दिया, तुम क्षत्रिय कुर्मी हो। कुर्मी से हट गया, अपने आप को क्षत्रिय कुर्मी शब्द डलवा दिया। पहले कुर्मी था, कुनवी था, कनवी था, और यहां छोटनागपुर में बता दिया उनको। और 1931 में जनगणना में जब आया, कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया। अगर वही कुर्मी क्षत्रियों को बोला जाए कि 1913 में कुर्मी क्षत्रिय कहां लिखा हुआ है, नौकरी मिलेगा उनको, क्योंकि आपका एविडेंस 1913 से लेके 1800 लेके 1700 जाइए, कई इतिहासकार, कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कई भाषा वैज्ञानिकों ने सूचीबद्ध किया। आप अपने आप को कुर्मी क्षत्रिय बोल रहे हो, लेकिन इतिहासकार का दस्तावेज, यदि कोई कोर्ट में या हमारे आदिवासी समुदाय ने केस कर दिया कि कुर्मी क्षत्रिय अपने आप को दिखा रहा है, तो 1800-1600 आसपास में कुर्मी क्षत्रिय कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है जिसमें ओबीसी में शामिल होना चाहिए? कलकेकर समिति और जो मंडल कमीशन का था, उसमें तो कुर्मी शब्द है, कुर्मी शब्द है, कुर्मी क्षत्रिय लिख रहे हो। आज के समय में कई लड़के एग्जाम लिख रहा है, कई जाति प्रमाण बना हुआ है, कई ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, कई आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, जाति सब है, खतियान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बन रहा है कुर्मियों का भी। और यदि वहां कुर्मी बोल दिया और यदि खतियान में कुर्मी लिखा हुआ है, क्या कीजिएगा? क्या करेगा जयराम महतो? अगर यह बात उठेगी कि आपका दो खतियान में कुर्मी लिखा हुआ है, कुर्मी नहीं लिखा हुआ है, सर्टिफाई दीजिए कि आप कुर्मी और कुर्मी एक है। अभी तो ये लोग बोल रहे नहीं, हम कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है, तो नौकरी तो खा जाएगा कुर्मियों का ये समुदाय, जयराम महतो जैसे लोग, सुदेश महतो जैसे लोग, क्योंकि कुर्मी लिखा हुआ है। आप कुर्मी को साबित करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इतिहास में, फिर से इंग्लैंड में भी जाना पड़ेगा। कहां कहां संशोधन करोगे? कुर्मी नहीं, कुर्मी लिखिए। आज के लिखाएगा वो, आज लिखाएगा उस समय इतिहास। कुर्मी शब्द एक बार चढ़ चुका है, आपने कुर्मी लिख दिया बोलचाल में, आपका साबित कुर्मी लिखा हुआ है, यानी ये बरगला रहा है अपने समाज को ही। और ये कुर्मी का खेल को समझना चाहिए जयराम महतो, जो अपने आप को कुर्मी बोलता है, आपको कुर्मी से हटा दे रहा है, कुर्मी आपको कर दे रहा है, वो कुर्मी का सारा क्षण ले लेगा, कुर्मी नहीं लेगा। कुर्मी समुदाय जो इतना सारा 27% है, 27% तो कुर्मी ले लेगा। तुम तो कुर्मी से हट गए, उधर हटा रहे ना उसको, तो कुर्मी से।
कुर्मी से हट रहे हो, कुर्मी। अब कुर्मी को अपने आप को आदिवासी साबित करने के लिए पता चला साबित कर ही नहीं पाया, तो क्या होगा? क्या होगा? ना घर का ना घाट का। इतना आसान है। और हमारे कई कई आंदोलनकारी लोग, अरे कुर्मी को यदि शामिल करेंगे 26% से लेके 27% ज्यादा जुड़ेगा तो 52% से एबव हो जाएगा, सब 5वीं अनुसूची का निर्धारण हो जाएगा। बेवकूफ समझ के रखा है। जातियों की जनसंख्या के आधार पर 5वीं अनुसूची का निर्धारण होता है। यह जमीन का स्टेटस, जमीन की स्वामित्व, जिसके जल जंगल जमीन को उसके पूर्वजों ने बनाया है, यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह के लोग रहते हैं, उसी के अनुसार 5वीं अनुसूची का निर्धारण होता है। यह किसी जाति समूह के अनुसार से नहीं। आप यदि यह बोलता है कुछ राजनीतिक स्वार्थी नेता लोग कि भाई जनसंख्या बढ़ेगा तो आरक्षण भी मिलेगा, 52% इस देश में ओबीसी हैं। 52 में एससी को, ओबीसी को अभी कितना परसेंटेज मिल रहा है? 27। 52 क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आज हम ओबीसी को शामिल कर देते हैं, 52 बोल देंगे तो 52 आपको मिलेगा। पहले से सूचीबद्ध हो चुका है। 52 लेने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा, तब तक तो जमीन जायदाद सब खाली हो जाएगा, फैक्ट्री सब बंद करके ओबीसी सब हड़प लेगा आपका। अंतिम में इतना ही बात कहना चाहूंगा, ये लोग मिलना क्यों चाहता है? आप इस साजिश को समझिए। विधायक आपका, सचिव किसका है? सचिव कौन है? विधायक का सचिव कुर्मी लोगों का ही है, या तो जनरल है, पांडे है, दुबे है, त्रिपाठी है, ओबीसी होगा या जनरल कास्ट होगा। हमारा समुदाय पढ़े लिखे लोगों को आपका विधायक, सांसद, मंत्री, सचिव बनाएगा? नहीं बनाएगा। सचिव में भी मालामाल। गांव गांव में जो टेंडर होता है भारत सरकार के नाम से, ट्राइबल सब प्लान के नाम पर से जो अरबों रुपए हमारा आता है, टेंडर कौन लेता है? हम लेते हैं। टेंडर कौन लेता है? वही ओबीसी लेता है। बड़ा बड़ा ठेकेदार, मुन्नू ठाकुर, करोड़ों करोड़ का बड़ा बड़ा पुलिया, बड़ा बड़ा रिंग रोड, टेंडर का सारा चक्कर है। गांव गांव में मुखियाओं को मिलने वाला फंड, जिला परिषदों को मिलने वाला फंड, डीएमएफटी का फंड, आप गांव में नाली बनाइए 2 लाख रुपए का, बाकी टेंडर कीजिएगा। यह है सारा टेंडर का खेल। जल मीनार बनाइए 5 लाख का, वेंडर निकलता है। कौन लेता है? बाजार का आदमी। गांव का आदमी लेता है? नहीं लेता है। सारा खेल टेंडर वेंडर सारा का सारा उनका है। ब्लॉक में कौन सा ज्यादा आदमी है? हमारा आदिवासी, मातो की आदिवासी, संथाल है हम। कौन लोग हैं? डीसी ऑफिस में कौन लोग हैं? सरायकेला में जाइए कौन लोग हैं? जमशेदपुर में जाइए कौन लोग हैं? पूर्वी सिंहभूम कौन लोग हैं? ओबीसी समाज। रुंटा माइंस में कौन लोग हैं ज्यादा? हम लोग आदिवासी। ये सारा खेल वहां है। आपके पैसों पर नजर है, जमीन पर भी नजर है, आरक्षण पर भी नजर है। ये सारा का सारा खेल, आरक्षण भी मिलेगा तो पैसा ही, नौकरी के माध्यम से पैसा कमाएगा। विधायक भी बनेगा, सांसद भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा तो पैसा के लिए बनेगा। फ्री में कोई नहीं बन रहा है। फ्री में बनता है विधायक 2.5-5 लाख रुपए, फिर कमीशन, सारा खेल वहां है। और जमीन का भूमाफिया कौन होता है? हम लोग होते हैं। भूमाफिया में भी वही लोग होता है। जमशेदपुर को खा गया पूरा। और बात करता है ये लोग कि हम विस्थापन के विरुद्ध हमने लड़ाई लड़ी। कुजू डैम में हम लोग लड़ रहे हैं। गंगाराम कलुंडिया, शहीद गंगाराम कलुंडिया लड़ा तो कुजू डैम में जमीन बच गया, चांडिल में कहीं नहीं बचा। वहां तो कुर्मी लोग ज्यादा था ना, मातो लोग ज्यादा था, तो काहे नहीं बचाया? ये जमीन का 1 का 10 गुना बढ़ाने वाला समुदाय है। इसीलिए जहां जहां शहर बसेगा, सोचिए वहां कुर्मियों ने जमीनों को बेचा है। और हमारा जो आदिवासी मातो छोड़ करके संथाल, मुंडा, उरांव, वहां का जमीन फंस गया।
जमीन नहीं देना चाहता था, लेकिन वहां के कुर्मियों ने, मातों ने जमीन बेच दिया, बाहरी लोगों को फंस करके वहां से बाद में छोड़ छाड़ के चले आया। यही इतिहास है जमशेदपुर का, यही इतिहास है मानगो का, यही इतिहास है सोनारी का, यही इतिहास है। जो भी जमशेदपुर में बना 28 गांव हमारे पूर्वजों का था, खुटखटी रैयतों का था, लेकिन वहां मातो कुर्मी आ गया आपके साथ साथ में, जैसे कुजू में है। वहां पहले बेचेगा, उस जमीन से बिल्डिंग खड़ा करेगा, बिजनेस करेगा, उसके बाद आज जब बिजनेस के लिए जमीन खत्म हो गया तो दिख रहा है आदिवासी के पास जमीन ज्यादा है, चल आदिवासी में बनते हैं, जमीन मिलेगा, आदिवासी में बनेंगे, क्योंकि आदिवासी का जमीन तो खाली पड़ा हुआ है, जंगल भी उसका है, जंगल का खनिज है, कई फैक्ट्री के मालिक भी हैं कुर्मी लोग, बड़ा बड़ा है ना ठेकेदार सब, बड़ा बड़ा ठेका मिलेगा, इसलिए कभी विरोध नहीं करता वो लोग। अपने आप को आदिवासी भी बनने खोजता है और पेशा कानून का विरोध भी करता है, अनुसूचित क्षेत्र को रद्द करने का बात करता है, सीएनटी एक्ट में संशोधन करने का बात करता है और जमीन बचाने का भी बात करता है। कभी पेशा कानून को जयराम मातो जी ने पढ़ा, सुदेश महतो ने पढ़ा कि पेशा कानून क्या कहता है? पेशा कानून किसी भी परिस्थिति में केवल आदिवासी की बात नहीं करता है। 2-3 महीना, 6 महीना या 2 साल से राजनीति करने से जयराम बाबू संविधान के अज्ञाता आप नहीं बनिएगा, पीएचडी भले कर लीजिए, राजनीतिक अनुभव भी बड़ी बात है। पेशा कानून 1996 को बना, ग्राम सभाओं को अधिकार मिला कि कोई भी परियोजना यदि गांव के अस्तित्व के, गांव के अधिकारों का हनन करेगा तो ग्राम सभा उसका विरोध करेगा, ग्राम सभा का बिना परमिशन का कोई परियोजना नहीं चलेगा। तो क्या कुर्मी का गांव नहीं है? कुर्मी का गांव नहीं है? गांव है ना, तो काहे विरोध कर रहा है वो लोग? काहे विरोध कर रहा है? तुम तो पूरा कंपनियों को बसाने के लिए पेशा कानून का विरोध कर रहे हैं। अपने गांव में जो रहता है कुर्मी समुदाय, उसका गांव को खाली कराने के लिए तथाकथित टाउन में जो रहता है कुर्मी लोग, ये उनको बरगड़ा करके पेशा कानून लागू मत करने दो, ये लोग करना, ताकि हम कुर्मियों का जमीन को कंपनियों को देकर पैसा दलाली करके हम लोग अमीर बन जाएं। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र भी आदिवासी का नहीं है, यह अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी मूलवासी पूरा छोटनागपुर का मामला है। अनुसूचित क्षेत्र में संसद का और राज्य विधानमंडल का कानून एप्लीकेबल ही नहीं होता है। यदि राज्यपाल यदि चाहे तो संसद का किसी भी कानून को जिसने राष्ट्रपति ने साइन किया और राज्य का मुख्यमंत्री या राज्यपाल ने किसी भी कानून को यदि उस विधानमंडल से पास किया, साइन किया, टीएससी के माध्यम से उस कानून को उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र जिला में लागू होने से रोका जा सकता है। तो कुर्मी नहीं बचता, बचेगा ना, लेकिन उसको भी विरोध कर रहा है। सीएनटी एक्ट का भी विरोध कर रहा है, जिससे जमीन उसका बचता है। तो साथियों, आज मैं इतना ही आप सबों को कहना चाहूंगा कि यह लड़ाई अब आपके बीच है, आपके बीच है, जनता के बीच है। क्योंकि जो अमीर हो गया है, जो नेता बन गया है, जो विधायक बन गया, पहले ही कहा गया है उस सेफ जोन में है वो लोग, सेफ जोन। आदिवासी के आरक्षण से कई बीडीओ, सीओ, डीए, डीएसपी जो बन गए हैं वो सेफ जोन में आ गए। विधायक, सांसद, मंत्री पेंशन लेकर के सेफ जोन में आ चुका है। आज हम भूखे नंगे हम हैं। ये लड़ाई भूखे नंगों की है, हमारी है, आपकी है। इसलिए विधायक को फर्क नहीं पड़ेगा यदि वो कुर्मी आदिवासी में बन भी जाता है तो उनके पास इतना पैसा है कि टेंडर के माध्यम से अपने बाल बच्चा को पाल लेगा, विदेश में वो पढ़ा लेगा, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा पेंशन होगा। इसीलिए आज आपको और पूरे तमाम लोगों को अपने विधायकों के खिलाफ आपको उलगुलान करना होगा, हुल का जोहार करना पड़ेगा। उसके खिलाफ आपको सवाल जवाब करना पड़ेगा कि संविधान ने हमको अधिकार दिया, संविधान प्रदत्त अधिकार आप हमको नहीं दिला रहे हो, इसीलिए आपको
पूछना पड़ेगा। नहीं पूछोगे 5 साल के बाद 4 साल तक आपको यूं ही परेशान करेगा। 5वां साल साड़ी बेच देगा, दामाद उमंग देगा, हनिया दे देगा, फिर उसी को वोट दीजिएगा। परिणाम स्वरूप बाद में आपकी संख्या घटेगी। जमशेदपुर जैसे खाली हुआ, रुंटा माइंस आ चुका है, यहां भी जनरल सीट होगा, फिर आपको लड़ाएगा। आदिवासी के नाम पर, जल जंगल के नाम पर लड़ाएगा। आपको जेल के सलाखों पीछे आप ही जाना पड़ेगा, नेता जाता नहीं है। इसीलिए आप अपने विधायकों को घेरिए, गनीमत है, इससे सबक लीजिए। टोरंटो 40-45 किलोमीटर दूर से जो कभी किसी को दूसरा को वोट देता ही नहीं है, वो गांव, वो पंचायत, वो प्रखंड, हमारे जो मंत्री हैं, जेएमएम के अलावा कोई वोट वहां नहीं मिल सकता है उस गांव में। आज वो गांव का आदमी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से पैदल आकर के दीपक बिरुआ का, मंत्री का घेराव किया। आप में हिम्मत है तो निकलिए। आप भी, आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। आप नहीं निकलेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे जो है ना, मनुस्मृति के काल के समय, उस समय आप कहां जाइएगा नहीं मालूम। आपका गांव है, आपका जमीन है, जब दूसरा समुदाय नहीं आया तो आप बचेंगे। अंतिम में आपको लगता है कि नहीं जुड़ना चाहिए कहते हो, तो मेरा तर्कों का आप जवाब दीजिएगा। एक तालाब जलीय जीव जंतु, हम मनुष्य हैं, मनुष्य में कई संप्रदाय कई जाति के लोग हैं इस संविधान के अनुसार। एक तालाब में मागुर मछली भी रहेगा, झींगी मछली भी रहेगी, छोटी मछली भी रहेगी, जिंदा कौन रहेगा? मागुर। आप उच्च जाति को सामने लाइएगा और हम बचेंगे बोलिएगा? पशु पक्षी, आकाशीय पिंड उसको कहते हैं, आकाश में रहने वाले पक्षी, पक्षी वर्गीय बोलते हैं उसको। एक डेडम सब है, गौरैया है, कबूतर है, बाज है, चील है, गीद है, कौवा है, तोता है, मैना है। सभी का अलग अलग होता है कि एक जगह होता है? लोग अलग अलग रहता है ना, इसीलिए हम लोग भी अलग अलग हैं। कुर्मियों के साथ अलग इसीलिए है कि आपका नेचर अलग है। जंगल में भालू भी रहता है, हाथी भी रहता है, हिरन भी रहता है, खरगोश भी रहता है, सूअर भी रहता है। एक ही जगह सूअर को भी शेरों के साथ रख दीजिए, कितना दिन उसका सर्वाइवल होगा? कितना दिन? चीर फाड़ करके खा जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वही स्थिति होगा आदिवासियों का। तो साथियों, आज मैं इन्हीं बातों के साथ समाप्त करूंगा। आप संविधान को पकड़िए, संविधान को जानिए, और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं संभल के बोलिएगा। 1913 से पहले, 1950 से पहले इस देश में अनुसूचित जनजाति का सूचीकरण या ओबीसी का सूचीकरण नहीं हुआ था, केवल ट्राइब्स बोला गया था, एबोरिजिनल बोला गया था। आज के समय में जो ये बोल रहा है, यानी वो झूठा और मक्कार लोग हैं, क्योंकि 1950 के बाद ही शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट बोला गया है। 1950 के बाद, अगर उसके बाद भी यदि नहीं समझ में आता है उनको, तो 1953 का जो कलेलकर समिति है, जो ओबीसी समुदाय का था, उससे भी पूछिए आप लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे कौन से पूर्वजों ने ओबीसी का एसटी में शामिल होने के लिए उस समय आंदोलन किया। 1953 से 1955 तक मंडल कमीशन के समय में कौन सा ओबीसी का नेता एसटी में शामिल करने के लिए पिटीशन दिया था राष्ट्रपति को? उसको पूछिए वो लोग से। केवल भाषणबाजी करने से वो लोग बोलेगा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उस समय। अरे तुम तो ओबीसी का आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे, एसटी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। सबको जोहार, उलगुलान जोहार।